तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए टू परचेज ग्रीनलैंड, इज इट इवन पॉसिबल, इसके बारे में बात थोड़ा करेंगे। एक दो ओपिनियन मेरे एक्स्ट्रा है, इसके अंदर मैं ऐड ऑन करूंगी कि क्या रीजन हो सकता है कि यूएसए का वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन ग्रीनलैंड ऑल्सो। इसरो की सीक्रेट सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली है। और वेनेजुएला टू टर्न ओवर 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू द यूएसए, क्या करेगा उस ऑयल के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड फॉर द डेट ऑफ 8 जनवरी 2026 एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो आर्टिकल्स हैं आई हैव मेड श्योर कि आपके लिए थोड़े से रीडेबल हों, क्योंकि कल के कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके, तो सबसे पहली न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन अर्जेस इजराइल टू एंड अपार्थीड अगेंस्ट वेस्ट बैंक रेजिडेंट्स। तो यूनाइटेड नेशंस की ना एक रिपोर्ट आई है, दैट इज कि सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस अक्रॉस द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैज ड्रास्टिकली डिटेरेटेड। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया। तो अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला कि 2023 से मेजरली जो है ये मुद्दा पैलेस्टीन का और इजराइल का ज़्यादा भड़का है। बट उससे पहले वाली सिचुएशन में अगर आप देखो तो ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड तरीका है, जिस वजह से इजराइल ने हमेशा से कर्ब किया है किसको, फ्रीडम को ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, जो कि वेस्ट बैंक वाले रीजन के अंदर यहाँ पर रिजाइड करते हैं मेजरली। कि पॉलिसीज इंक्लूडिंग द एक्सेसिंग ऑफ वाटर, स्कूल, रशिंग टू द हॉस्पिटल, विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स और हार्वेस्टिंग ऑलिव्स, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल हु रिजाइड इन वेस्ट बैंक, उनको कंट्रोल एंड कर्टेल किया गया है इजराइल के द्वारा डिस्क्रिमिनेशनरी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने पॉलिसीज बनाई, उसी तरीके से प्रैक्टिसेस रखी। ये अपने आप में ही कैसा अपार्थीड सिस्टम इजराइल के अंदर डेवलप कर लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। ठीक है, कि इसको रोका जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट अगेंस्ट इजराइल यहाँ पर आती हुई। सिंपल सी न्यूज थी, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओनली। साउथ सुडान इज द मोस्ट रिसेंट मेंबर एडमिटेड टू द यूएन। Second, originally there were 40 member states of the United Nations in 1945 at the time of its formation. Which of the statements above is or are correct? Correct statement आपको यहाँ पर ढूंढनी है, इसमें से वो कौन सी है? So the correct answer to this is option number A, statement number 1, कि साउथ सुडान जो है मोस्ट रिसेंट मेंबर है। 2011 में इसको एडमिट किया गया था टू द यूनाइटेड नेशंस एंड ओरिजिनली देयर वर 51 मेंबर्स। ठीक है, 51 मेंबर्स, जब इसको 1945 में बनाया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। सो अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाएगा कि डेट ऑफ एडमिशन 2011 है। तो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के ओरिजिनल 51 मेंबर्स में इंडिया भी इंक्लूडेड था 1945 के टाइम पे। ऑल्दो उस टाइम पे इंडिया भी इंडिपेंडेंट कंप्लीटली नहीं हुआ था, बट वन ऑफ द सिग्नेटरीज इंडिया उस टाइम पे भी था। ठीक है, तो 193rd मेंबर आपके पास ये पूरी क्रोनोलॉजी जो है उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, जस्ट टू मेक द आंसर डेफिनेटिव, कि एडेड टू साउथ सुडान जो है 2011 के अंदर एंड यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल साइट से ही आपको बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन इंडिया शुड बूस्ट सिल्वर प्रोसेसिंग। तो अब ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो है ना, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो रिसर्च उन्होंने कंडक्ट कराई है। तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि सिल्वर जो है, अब अभी हम देख रहे हैं लास्ट ईयर के अंदर मेजरली मुद्दा क्या हुआ था, ईटीएफ को लेकर हुआ था। ईटीएफ को लेकर मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया है, दैट इज द फिजिकल अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब ईटीएफ जो है वो सिल्वर का भी होता है, कमोडिटीज के अंदर जो डील करते हैं बेसिकली ये ट्रेड करते हैं। ईटीएफ सिल्वर का भी होता है, गोल्ड का भी होता है। ठीक है, यही कमोडिटीज जो है अपने आप में मेजरली, जिसमें मेटल्स हैं जिनके अंदर ये ट्रेड कंडक्ट कराया जाता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो रिसर्च कंडक्ट कराई गई है उसमें ये बोला गया कि सिल्वर जो है एक मेजर कॉम्पोनेंट है, एंड ना ही सिर्फ इसका एक आप कह सकते हो कि ज्वेलरी के अंदर इंपॉर्टेंस है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में आप देखो कि सिल्वर जो है इन द कमिंग ईयर्स एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेटल बन जाएगा। अभी भी है बट और ज्यादा, जैसे जैसे ईवीज की प्रोडक्शन की हम बात करते हैं या जैसे हम कार्बन एमिशंस कम करने की बात करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को जब हम यूज करेंगे तो सिल्वर की यूजेज उसके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सिल्वर की रिलायंस है ना इंडिया की, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड तो है ही है, प्लस जो आपकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस वजह से आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसके अंदर आप अपना इंपोर्ट बिल बढ़ा रहे हो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। उन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर बोला कि चाइना जो है वर्ल्ड का डोमिनेंट प्रोसेसर ऑफ सिल्वर है। अब ये बात समझना, प्रोसेसर ऑफ सिल्वर है, प्रोसेस करना मतलब कि बीजिंग यानी कि चाइना ने इंपोर्ट किया अराउंड 5.6 बिलियन ऑफ सिल्वर ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स आउट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ऑफ 6.3 बिलियन। ठीक है, 6.3 बिलियन का ग्लोबल ट्रेड हुआ है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू रॉ सिल्वर, उसमें से 5.6 बिलियन सिल्वर की जो ओर है वो इंपोर्ट की है बीजिंग ने। ठीक है, तो मतलब रॉ सिल्वर वो अब क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। टोटल पूरे ग्लोबल लेवल पे 6.3% थी और वो 5.6 बिलियन आप डॉलर्स जो कह सकते हो वो उन्होंने इंपोर्ट किया है। आउट ऑफ दिस इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखो इंपोर्ट करता है 6.4 बिलियन डॉलर्स का रिफाइंड सिल्वर इन 2024, जो कि 21% ऑफ द ग्लोबल सेल है।
या ग्लोबल ट्रेड है कि इंडिया की डिपेंडेंसी इवन ऑन चाइना ऑल्सो इज वेरी मच हाई व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफाइंड सिल्वर। क्यों? क्योंकि चाइना का अब मेजर इनिशिएटिव यहाँ पर क्या है कि वो आयरन ओर कह रही हूँ, सिल्वर ओर से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेजर डोमिनेंस उनकी वहां देखने को मिल रही है, ऑल्दो वो ओर जो है उसको इंपोर्ट कर तो रहे हैं, बट वो अब एक रॉ फॉर्म के अंदर है, उसके मल्टीपल यूजेस जो है अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। R&D भी चाइना की बहुत अच्छी है, बट इंडिया क्या कर रही है ऑन द अदर हैंड, वो फिनिश प्रोडक्ट की तरह उसको इंपोर्ट कर रही है। तो इंडिया वहां से अपना इंपोर्ट बिल बढ़ा रही है क्योंकि कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को ही फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तौर पे इसको देखा जाए तो ये वायबल या फीसिबल नहीं हो पाएगा, ये नहीं चलेगा ये काम कि या तो आइदर आप भी ओर्स को यहाँ पर इंपोर्ट करके प्रोसेस करना शुरू कीजिए, अदरवाइज अगर आप इस तरीके से चलते जाओगे तो आप अपना इंपोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ा रहे हो। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिल्वर, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिल्वर। पहली चीज है सिल्वर आयंस purify water by killing bacteria and viruses, uses in filters and purification systems. Second, silver strength and conductivity to alloys used in high performance connection. ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पर बतानी है कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। बोथ ऑफ देम इज द करेक्ट यूजेज ऑफ सिल्वर, क्योंकि इसके मल्टी डायमेंशनल यूजेस है। इसके अकॉर्डिंगली सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूजेस एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से है, रिफ्लेक्टिविटी की वजह से है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सोलर पैनल्स, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इवन कि जब आप कई बार आपके जब दांत में प्रॉब्लम आ जाती है ना, कैविटी आ जाती है और एक होल बन जाता है, उस टाइम पे जब डॉक्टर उसमें फिलिंग करता है ना, उसके अंदर भी समवॉट थोड़ा बहुत सिल्वर का कॉम्पोनेंट इंक्लूड किया जाता है, तो इसका मेडिकल यूजेज भी है, ठीक है। तो कैथीडर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, कैटलाइजर्स की तरह यूज किया जा रहा है इसको, देन वाटर प्योरिफिकेशन, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड मिरर्स एंड कोटिंग्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो दिस इज इन डिटेल आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से सिल्वर की यूजेज हो सकती है, जो कि आपको मे बी इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। देन इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन January 12th। अब देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। अब इसका यूजेज क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करना, बट इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, यानी कि जो प्रोसेस है कि किस तरीके से फर्दर ये ऑपरेट करेगी सैटेलाइट, कौन से और आप कह सकते हो ऑर्बिट के अंदर इसको लॉन्च किया जाना है। वैसे तो अर्थ को अगर ऑब्जर्व कर रही है ऑल टुगेदर तो ये लो या मीडियम में ही जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद आप देखोगे कि इवन की जियो स्टेशनरी जो है उसमें भी हो सकती है, बट अगर अर्थ के एक पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करने जा रही है तो जियो स्टेशनरी में आएगी, अदरवाइज अगर या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर भी हो सकती है। कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, बस इतना पता है PSLV C62, ठीक है, ये अब हमारा लॉन्च व्हीकल है। देन EOS N1 जो है इसका नाम, मिशन का नाम है, जो January 12th को यहाँ पर लॉन्च होने वाली है, बस, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अलॉन्ग विद अदर पेलोड्स के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन, जो हमारा स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, बस। इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी ही नहीं गई है, नॉट इवन ऑन द वेबसाइट ऑफ इसरो। लॉन्च होने के बाद कोई चीज एक्स्ट्रा यहाँ पर बताई जाएगी, नहीं बताई जाएगी, वो डिपेंड करता है, बट सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो आप कह सकते हो कि सैटेलाइट है वो लॉन्च होने जा रही है January 12th को। उसके अलावा अगर आप देखो यूएसए का जो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, जो हमने डिस्कस भी किया था पहले, ठीक है, उसके जस्ट ये बाद थोड़ी देर बाद ही दिसंबर के 25 दिसंबर से पहले इसको लॉन्च किया था, ठीक है। आइडियली सितंबर के अंदर होना था, बट वो डिले हो गया दिसंबर के अंदर। देन अब उसके बाद जब वो उसको सक्सेसफुली दिसंबर 24 के आसपास जब लॉन्च किया गया, उसके बाद अब आप देख लो 1 महीने के अंदर अंदर इसको एक एक्स्ट्रा सैटेलाइट को यहाँ पे बंच ऑफ सैटेलाइट विद मल्टीपल पेलोड्स यहाँ पर बताया गया है ना, उसको लॉन्च किया जा रहा है। बट अब एक क्या है कि PSLV जो हमारे पास हमारा लॉन्च व्हीकल है, उसके अंदर मल्टीपल ऐसे तरीकों से ग्लिचेस को देखा गया, ठीक है, जिस वजह से मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम्स है जो फेल भी हुए इसरो के, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है सफर्ड अ ग्लिच ड्यूरिंग इट्स प्रीवियस अटेम्प्ट टू लॉन्च अ सैटेलाइट, क्योंकि मई 2025 के अंदर इसरो ने अटेम्प्ट किया था कि OS-09 सैटेलाइट को लॉन्च करे, PSLV जो C61 के थ्रू, अब C62 के थ्रू इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो इट को नॉट बी अकम्प्लिश्ड क्योंकि कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अब इसी तरीके से EOS N1 मिशन जो है, इट विल ऑल्सो लॉन्च अ पेलोड डेवलप्ड बाय स्टार्टअप एंड अकेडमिया फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही बताई गई है, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन की फॉर्मेशन मैंने चेंज कर दी। पिछली बार मैंने आपको ये बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि वो अब उसका यूजेज इन मतलब डायरेक्ट वे में कैसे है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेटेंसी क्या है, उसके बेसिस पे। बट अब कंसिडर करने हैं आपको फॉलोइंग पेयर कि S बैंड क्या निसार सैटेलाइट में यूज होती है, L बैंड क्या GPS के लिए यूज होता है, K बैंड क्या H2 ऑब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों करेक्टली मैच है, क्योंकि जो हमारी निसार सैटेलाइट है वो एस बैंड को यूज कर रही है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिख कर भी दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद एल बैंड की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आपको कहीं पर कोई चीज़ नहीं बताई गई कि जीपीएस इसको यूज करता है कि नहीं, बट जियो फिजिकल मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं ना जनरली, ठीक है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन रेट अगर आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा होती है एल बैंड की, जिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। तो जीपीएस सिस्टम्स के लिए मेजरली जो कंपनीज हैं या इवन की गवर्नमेंट है वो प्रेफर करती है कि हम एल बैंड को ही यूज करें, ठीक है। उसके अलावा आपका तो थर्ड ऑप्शन था यहाँ पर के बैंड को लेकर था। के बैंड जो है रेयरली यूज की जाती है H2O यानी कि वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए, या एब्जॉर्प्शन को एक्चुअली में मॉनिटर करने के लिए। देन यूएस सीजेस रशिया लिंक्ड ऑयल टैंकर इन नॉर्थ अटलांटिक। सो अब एक चीज देखो यहाँ पर, बहुत ना अच्छी चीज, यहाँ पर अजीब सी चीज है, अच्छी चीज है पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊँ। नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर अब स्पेसिफिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था, रशिया जो है अब इलीगल तरीके से सैंक्शन किया हुआ है यूएस एंड इवन यूके ने भी, उनके या यूरोपियन यूनियन ने भी उनकी तरफ से जो ऑयल अब भेजा जाता है ना, कि ऑयल अब कोई भी कंट्री अगर यूज करती है या इवन की कोई भी अगर यूजेज उसका हो रहा है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा उस नेशन के ऊपर, है ना। तो रशिया जो है ऑल टुगेदर अब अपना ऑयल यहाँ पर जनरली बेच नहीं सकता, क्योंकि बॉयकॉट किया गया उनको यहाँ पर, है ना, तो वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। अब क्या होता है कि जो रशिया है ऑन दी अदर हैंड अब क्या करते हैं, अपनी जो एक स्पेशल फ्लीट है, जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, ठीक है, उसी फ्लीट का यूज करते हैं, ठीक है। वही फ्लीट जो है अब रिकॉग्नाइज की गई नियर द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। तो इट वाज सीन कि वेनेजुएला के आसपास वो जो आपकी स्पेसिफिक फ्लीट है, ठीक है, वो उसी की शिप जो है रिकॉग्नाइज की गई। इनिशियली इसको माना गया था कि कोई भी ऐसी कंट्री का उसके ऊपर मैप नहीं था, ठीक है। अब सेम ही अब क्या है, वेनेजुएला के कोस्ट के पास 2 से 3 शिप्स या ऑयल टैंकर्स जो है स्पेसिफिकली वो यूएसए ने पकड़े, ठीक है। तो एक बेला 1 करके जो शिप की वेसल थी जिसका नाम था, जो कि यूएस ने पकड़ी थी, उसका पहला नाम बेला 1 था जब उसको पकड़ा गया था। सिंस उसके ऊपर किसी भी कंट्री का फ्लैग नहीं था, तो यूएसए को लगा कि ये कोई भी ऐसे रैंडम जो है वो शिप अब चल रही है, जो वेसल चल रही है, कि किसी भी कंट्री को नहीं यहाँ पर बिलोंग कर रही है, तो भी इस वजह से उसको सीज किया गया था कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है। तो अब इट इज फाउंड कि जो ये बेला 1 है जिसका नाम था, वो फटाफट से आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी रजिस्टर कर ली गई इन द नेम ऑफ रशिया, ठीक है। एंड इसका नाम जो है वो मारिनेरा के नाम से रजिस्टर कर लिया गया। एंड जो टैंकर का क्रू है रिपोर्टेडली पेंटेड अ रशियन फ्लैग ऑन द टैंकर, ठीक है। एंड इट वॉज डीम्ड टू बी अ शिप टू दैट वाज स्टेटलेस। तो इसको इनिशियली इस वजह से यहाँ पर कैप्चर भी किया गया था, ठीक है। तो अब रशिया ने क्या किया है, क्योंकि अब सिंस रशियन वहाँ पर फ्लैग जो है इसको जो है इसको पेंट कर दिया गया है, तो उसके बाद रशिया ने बोला कि हम तो ओपन सीज में थे, हम वेनेजुएला के आसपास जरूर थे बट ओपन सी वाले रीजन में थे, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर नहीं थे, ठीक है। कि आप हमें ब्लैक सी फ्लीट का अगर पार्ट भी मान रहे हो इस चीज़ को, तो उस चीज़ के पार्ट उसको भी इंक्लूड किया जा सके इन एनी कॉन्टेक्स्ट, तो हम ओपन सीज के अंदर यहाँ पर अपनी शिप को चला रहे थे। ओपन सीज के अंदर तो किसी भी शिप को अलाउड है यहाँ पर लेकर जाना चीज़ें, कि अब आपको तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अप्लाइज ऑन द वाटर्स ऑन द हाई सीज ऑल्सो, कि हमारी जो लॉ ऑफ सीज है उसके अंदर स्पेसिफिकली हाई सीज के अंडर अनक्लोज जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सीज जिसकी हम बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हाई सीज जो है इट इज ओपन टू एवरीवन। तो किसी भी कंट्री के अंदर वो नहीं आती है कि अगर हाई सीज के अंदर हम अपनी वेसल को लेकर भी जा रहे हैं, इवन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ आइदर द अटलांटिक और इवन की अमेरिकन रीजन ऑल्सो, बट वो अगर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर फॉल नहीं करता है, तो दैट इज अ हाई सी ऑटोमेटिकली, है ना। तो वो उस हाई सी के अंदर कोई भी वेसल यहाँ पर ऑपरेट कर सकती है, इट बिलोंग्स टू एवरीवन। सो इस वजह से आप हमारी जो शिप आपने यहाँ पर कैप्चर की है उसको प्लीज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहती हूँ मैप के थ्रू, मैप भी किया, मैपिंग के बेसिस पे ही। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्थ अमेरिकन नेशन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन रीजन। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, नॉट अ नॉर्थ अमेरिकन नेशन ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन रीजन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन रीजन के अंदर ये कौन से इनमें से ऐसे नेशन है जो कि अब एक नॉर्थ अमेरिकन नेशन नहीं है, ठीक है। उस चीज के ऊपर फोकस करना, जमैका, नॉर्वे, मेक्सिको या हैती। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर बनता है, क्योंकि नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री के अंदर आता है। बट जब हम बात करते हैं मेक्सिको की, तो वो नॉर्थ अमेरिकन नेशन है हमारे पास, ठीक है। जब हम करेबियन नेशंस की बात करते हैं, वो भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर फॉल करते हैं, जिसके अंदर हैती एंड जमैका आर अ पार्ट ऑफ इट। एंड उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं आपकी जो नेक्स्ट ऑप्शन की, लास्ट ऑप्शन की, जहाँ पर हमने नॉर्वे की बात की थी, तो नॉर्वे जो है इट इज़ अ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूरोपियन नेशन, ठीक है। तो नॉर्वे आपका नाम यहाँ पर आ रहा है। Then, government pegs real GDP growth at 7.4 amid concerns over tariff.
तो अब इंडिया की जो जीडीपी है वो सब जनरली अब यहाँ पे इंडिया ने लास्ट टाइम जो हमने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली बोला था कि जो मेजर रिसर्चेज हैं, इवन की आईएमएफ की रिसर्च थी, वर्ल्ड बैंक की रिसर्च थी, वो सारी चीज़ें इंडिया ने यहाँ पर कोट की थी, है ना। बट अभी खुद के अगर हम बजट, क्योंकि अब फरवरी के अंदर बजट तो पेश होगा ही, उससे पहले आपको क्या करना होता है, आपके जो एस्टिमेट्स है उसको रिलीज करना होता है, दैट इज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स उनको बोला जाता है, ठीक है। एक आपके फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं, एक आपके यहाँ पर आप कह सकते हो प्रोविजनल एस्टिमेट्स होते हैं। दोनों जो है अलग अलग होते हैं। जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं दैट इज कि फॉर द कमिंग ईयर जो बजट बनेगा ये हमारा एस्टिमेट है, तो उसके लिए ये एक बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करो, आपके जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी थोड़ी थोड़ी एक्चुअल पिक्चर जो है ना वो दिखना शुरू हो जाती है कि प्रोविजनली कितना ज़्यादा जो एस्टिमेट हमने एस्टिमेट किया था या आइडेंटिफाई किया था उसके बेसिस पे कितना पैसा एक्चुअली में लग रहा है। प्रोविजनल बेसिस पे ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, वो अलग चीज़ होती है। बट आपके जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट होता है वो आपके FAE पे ही बनता है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली सरकार ने क्या कहा है कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स जो है जीडीपी के लिए 2025-2026 के लिए अगर उन्होंने निकाला, रिलीज बाय द मॉस्पी के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, उन्होंने कहा है इंडिया की जो एनुअल रेट जो है माना जा रहा है कि 8% से ही होगी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑल्सो। बट अगर ओवरऑल आप जीडीपी की बात करो तो 7.4% के आसपास ये होगी 2025-2026 की, ठीक है। एंड 6.5 जो है री रिकॉर्ड की गई है प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। 2020 आप कह सकते हो 2025 के बेसिस पे, क्योंकि आपको एक यहाँ पर फैक्ट पता होना चाहिए, हमारा बजट के जो आपके पास डेटा निकल के आता है ना, दैट इज अराउंड 1 साल पुराना डेटा, दैट इज नॉट द एक्चुअल डेटा। अब ईयर जो है वो चेंज करती है यहाँ पे गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखो कि एक तो प्रोविजनल बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, जैसे मैंने FAE की बात की है ना, ये डेटा आपका 2025-2026 का है, बट बजट जो है आपका 26-27 का बनेगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारा जनरली जो बजट में प्रिंट डेटा आता है वो 1 से 1.5 साल पुराना होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। इवन इफ यू आर फॉलोइंग एनीवन आल्सो, इकोनॉमी के अपने टीचर को भी इस चीज़ के बारे में आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो आपको तभी यहाँ पे डेट्स में थोड़ा सा इशू लग सकता है कि मैं बोल रही हूँ कि 26 और 27 की बात की जा रही है बजट, जो जिसके बेसिस पे आगे आपके एस्टिमेट्स निकाले जाएंगे, ठीक है, वो इसी डेटा के बेसिस पे निकाले जा रहे हैं। तो ये थोड़ा अब आप कह सकते हो कि अब थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आप कह सकते हो कि बजट के प्रोसेसेस में यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सरकारी काम थोड़े से स्लो ही होते हैं, ठीक है। तो अब FAE इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेरियस कैलकुलेशंस एंड रेशियोज जो है आगे जो अपकमिंग बजट है इसको प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो फरवरी 27 को इसको रिलीज किया जाना है, ठीक है। जो फोरकास्ट है उसके बेसिस पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया में आप देखो कि फुल ईयर थोड़ा बहुत ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, Q1 एंड इवन Q2 के अंदर भी देखने को मिल रही है। बट Q3 एंड इवन Q2 के एंड में आप देखोगे कि थोड़ा बहुत टैरिफ्स की वजह से जो सिचुएशन है ना वो खराब होती हुई नजर आएगी। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है 2025-2026 में, दैट विल बी ऑल ओवर, अगर आप देखो 31 मार्च तक 7.3%, Q3 एंड Q4 के अंदर 7% के आसपास यहाँ पर एंड 6.5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये प्रोजेक्शन जो है इंडिया की इकोनॉमी के इस टाइम पे आ रही है जब हमें टैरिफ से यहाँ पर 25% टैरिफ यूएसए ने हमारे ऊपर लगाया है। तो अब एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर जिसमें हमारा अपैरल सेक्टर, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग गुड्स जो है सबसे ज्यादा मेजर इंपैक्ट उनके ऊपर देखने को मिला है। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये ट्राई भी किया है कि जो कंज्यूमर की डिमांड को अब फुलफिल किया जा सके थ्रू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट कट। बट अब आप खुद देखो कि डोमेस्टिक मार्केट में उसकी एकदम से कैसे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी या डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। जो डिमांड है ऑलरेडी उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास गुड्स एक्स्ट्रा है, एंड उसी के लिए क्योंकि यूएस से हमारे लिए मेजर मार्केट्स या अपैरल्स, टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए, है ना। तो अब उसकी डिमांड आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, मेजर मार्केट की डिमांड आप फुलफिल यहाँ पर डोमेस्टिकली नहीं कर सकते, इवन इफ आपने जीएसटी या इवन के रेट कट भी कर दिए हैं। तो इससे यहाँ पर डिमांड नहीं बढ़ने वाली। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है, ऑल्टरनेटिव के बेसिस पे भी मैंने आपको पहले बताया था। इसको उस न्यूज के साथ रिलेट करो जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने बोला था कि अब सडनली ये बोल दो कि एक कंट्री नहीं दूसरी कंट्री के अंदर जाके उसको बेचना शुरू कर दो, जिसमें वियतनाम का नाम भी आया था कि इफ नॉट यूएसए कि वियतनाम वाली साइड आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, आप इवन के अफ्रीकन नेशंस में ट्राई कर सकते। तो उन्होंने बोला था टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि आप एक मार्केट नहीं तो दूसरी मार्केट में सेम प्रोडक्ट बेच दो। इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो, है ना, कि कहाँ पे उसकी डिमांड हो सकती है, किस चीज़ की नहीं हो सकती। तो उस चीज़ के साथ इसको रिलेट करना। ये जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कैप्चर करता है कि कंज्यूमर कितना एक्चुअली में स्पेंड कर रहा है। तो वो भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली 7% से 2025-2026 के अंदर। मार्जिनली लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो 24-25 के हिसाब से वो 7.2% थी, इस बार वो 0.2% से गिरकर यहाँ पे 7% के आसपास देखने को मिलेगी। माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर जो है इट इज एस्टिमेटेड कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आप कह सकते हो बाय 0.7% कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ
2.7% इन द प्रीवियस ईयर। एंड जो टर्शरी सेक्टर है वो कंप्राइज कर रहा है ऑफ द सर्विस सेक्टर, ठीक है, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है 9.1% जो कि 2025-2026 के अंदर है, एंड 7.2% 24-25 के अंदर थी। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज जो है सब ग्रुपिंग्स जो कि ऑल टुगेदर यहाँ पे देखी जा रही है, दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9.9% इन 2025-2026। तो जो ट्रेड है, होटल है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन कैटेगरी, वो भी ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पर 7.5% से, जो 6.1% थी 2024-2025 के अंदर, 7.5% जो है इस बार 25-26 के अंदर देखने को मिलेगी। देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो है 7.8%, जो 7.1% थी 2024-2025 के अंदर। I'm so sorry. Then Venezuela will turn over up to 50 million barrels of oil to USA. So basically अभी न्यूज़ ये कह रही है कि सिंस अब जो प्रेसिडेंट है वो अब उनके पास तो है ही है, अरेस्टेड है, अब हमें पता है इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर बन भी गई है ना। रॉड्रिक्स जो है वो अब आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला इंटरिम गवर्नमेंट के बेसिस पे है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि सिंस वेनेजुएला को यहाँ पर अब एक तरह से सैंक्शंस डायरेक्टली, अब लैंड का बोला यूएसए ने हमें कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, वी डू नॉट वांट टू रूल वेनेजुएला डायरेक्टली, बट हम इकोनॉमिक तरीके से उनको यहाँ पे कर्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे वेनेजुएला के आसपास, रीजन के आसपास आप देखोगे कि ब्लैक सी फ्लीट का जो आप कह सकते हो वेसल है वो भी पकड़ा गया है, उसका अब तो पक्की पुष्टि हो चुकी है आज के न्यूज़ के बेसिस पे, है ना। तो अब उन्होंने बोला है कि सिंस आप ये इलीगल तरीके से ऑयल जो आप स्मगल कर रहे थे, इन इवन के ड्रग कार्टल्स जो आप चला रहे थे, इसी के बेसिस पे आपकी पनिशमेंट यही है कि आप 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल अमेरिका को दोगे इन कॉम्पनसेशन। अब अमेरिका उस ऑयल का क्या करेगा, वो उसको मार्केट रेट के ऊपर बेचेगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो, ठीक है, कि यहाँ पर आपने दूसरे कंट्री के ऊपर अपना पावर भी जमा लिया। फ्यूचर में भी अगर आप देखो उसके ऊपर प्लान यहाँ पर क्या है कि एक तो कॉम्पनसेशन होगी, प्लस यूएसए सेइंग डायरेक्टली हम इसके ऊपर कंट्रोल कुछ नहीं कर रहे इकोनॉमिकली ऑल्सो, बट हम यहाँ पर नेवल बेस बनाने का जरूर सोच रहे हैं, ठीक है, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अब आप देखो करेबियन वाले रीजन के अंदर मैंने आपको बोला था यूएसए वुड वांट टू कंट्रोल कि इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट है पनामा के थ्रू होकर जो निकल रहा है, तो एक आप कह सकते हो यूएसए से आना ज़्यादा दूर पड़ता है। अब कोई ऐसा कंट्री वो ढूंढ रहे हैं जिस वजह से अब वहाँ पर नेवल बेस बनाकर वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वेनेजुएला जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट ऐसा वर्ल्ड का ऐसा रिसोर्स आप कह सकते हो ऑयल का मैक्सिमम रिसोर्स जो है वो वेनेजुएला के पास है व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल, ठीक है, बट वेनेजुएला के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या आप कह सकते हो कि उनकी प्रोडक्शन रेट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो अब क्या करते हैं, तेल बेचकर ही सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। होने के बाद सिंस मैंने बोला ना आपको ओपेक मेंबर भी है, बट उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, हमने डिस्कस भी किया था पहले ये, क्यों, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स हैं, वो उसको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्रिएट होके ये सामने आ रही है कि 50 मिलियन बैरल्स भी अगर यहाँ पर वेनेजुएला को देने हैं यूएसए को, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो 2 months फॉर वेनेजुएला इट विल टेक के प्रोड्यूस करे 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट ये 1 मिलियन बैरल ऑयल फॉर अ डे पर डे जो है उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस किसी भी हालत में वो नहीं कर सकते। तो 2 महीने लग जाएंगे उनको यहाँ पर 50 मिलियन बैरल के आसपास कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब टोटली वो पैसा जो है वो किसके पास जाएगा, या जो ऑयल है या एक सोर्स ऑफ इनकम जो वेनेजुएला के लिए थी वो किसके पास जाएगी, वो यूएसए के पास जाएगी। ऑल्दो यहाँ पर अगर आप देखो रॉड्रिक्स का जो रिस्पॉन्स है वो कभी होता है टोटली अगेंस्ट ट्रंप, कल हमने न्यूज़ देखी थी दैट वाज इन द फेवर ऑफ ट्रंप, अभी आज जो उन्होंने मिक्स सा रिस्पॉन्स दिया। तो वी डू नॉट नो कि हाउ वेनेजुएला इज प्लानिंग टू टेक दिस सिचुएशन इन रिटर्न ऑफ कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं जो उनके अगेंस्ट सैंक्शंस है वो ना लग सके इन द कमिंग फ्यूचर, है ना। तो ये फ्रेमवर्क अभी देखना है कि किस तरीके से काम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो ये आपकी न्यूज़ यहाँ ये कह रही थी। विल मीट मोदी इन द नियर फ्यूचर सेज नेतन्याहू आफ्टर फोन कॉन्वर्सेशन। तो इजराइल के साथ कॉन्वर्सेशन यहाँ पर नेतन्याहू के साथ कॉन्वर्सेशन पीएम मोदी की हुई, उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया कि इजराइल का जो पीस प्लान है वो कहाँ पहुँचा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई, एंड हाउ इजराइल एंड इंडिया कैन टेक टुगेदर देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है, फर्दर, क्योंकि इजराइल जो है वन ऑफ द मेजर अलाइज ऑफ इंडिया शुरू से ही रहा है। तो अभी यहाँ पर इजराइल और हमास वाली सिचुएशन जब थोड़ी सी खराब हो गई थी उसके बाद आप देखोगे तब भी उसके बाद भी हम यही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट भी आई थी कि इजराइल और इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं अभी भी अच्छे हैं। तो उन रिलेशनशिप्स के बेसिस पे डिफेंस कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकती है, कोऑपरेशन आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से की जा सकती है, एंड इवन की जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट का, उसके ऊपर भी डिस्कशन होने के चांसेस हैं। तो इजराइल और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर यहाँ पर व्यूज जो एक्सचेंज हुए, बट
अब इस कॉन्वर्सेशन के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन केप्ट, यू कैन से केप्ट फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो, पब्लिक डोमेन में नहीं आया है इसको, बट यहाँ पर मेजर जो आइडिया यही है कि इन बातों के ऊपर कॉन्वर्सेशन हुई है. देन सेंसस फर्स्ट फेज टू बी हेल्ड फ्रॉम April 1 to September 30 दिस ईयर. यहाँ पर आपको ना सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 3 चीज़ें दी गई हैं कि आपका जो मेजर सेंसस है वो इस बार का सेंसस जो है वो डिजिटल सेंसस है, हम डिस्कस कर चुके हैं. कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो भी इस बार कंडक्ट कराया जाएगा. तीसरी चीज़ आपको एडिशनली ये बताई गई है कि एक्चुअली में 2027 ऑनवर्ड जो है ना उसका जो डेटा है एक्चुअली में डिजिटल तरीके से कलेक्ट होना शुरू होगा. इस साल जो April 1 से September 30 के बीच में क्या डिसाइड करेगी गवर्नमेंट फेज़ 1 के अंदर मेजरली कि आपका जो एरिया है उसको मैप आउट किया जाएगा. ठीक है, कि पूरे इंडिया के एरियाज़ को मैप आउट किया जाएगा बेस्ड ऑन विच जो सेंसस कंडक्ट होगा उसके बेसिस पे एलोकेशंस होंगी. एलोकेशन होने के बाद आप देखोगे कि एक्चुअल वर्क जो है 2027 के अंदर सेंसस को लेकर यहाँ पर शुरू होने वाला है. बस ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी. देन सेंटर सीक्स कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट पेस्टिसाइड्स बिल. ठीक है, तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट जो आपका बिल है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2025 रिलीज किया है. इसके अकॉर्डिंगली पब्लिक कमेंट्स के लिए इसको ओपन किया गया है. तो ये अब रिप्लेस किसको करेगा, 57 ईयर ओल्ड इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 एंड इंसेक्टिसाइड्स रूल्स ऑफ 1971 जो कि अब पेनल्टीज और वायलेशंस को इन्हांस करता था पहले. ठीक है, अब उसको और ज़्यादा यहाँ पर एनहांस करने की बात की जा रही है, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि फार्मर सेंट्रिक लेजिस्लेशन इसको बताया जा रहा है कि ये होगा. एंड जो बिल इनकॉर्पोरेट करता है डिजिटल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी ताकि इनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके. यानी कि अब कोई भी सीड अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल है फार्मर या पेस्टिसाइड जो है वो अब अगर अवेलेबल होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट की मैंडेटरी स्टैंपिंग होना ज़रूरी है. एंड कंट्रोल यहाँ पर सरकार रखेगी, चेक सरकार इसके ऊपर रखेगी और मैंडेटरी एक्रेडिटेशन ऑफ टेस्टिंग लैबोरेटरीज ताकि इंश्योर किया जा सके क्वालिटी को पेस्टिसाइड्स की, ताकि जो फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर एंड बिल्कुल प्योर जो पेस्टिसाइड्स है उसके अंदर कोई धांधली यहाँ पर ना हो. एंड प्रोविजंस जो हैं वो बनाए जाएंगे फॉर कंपाउंडिंग इन ऑफेंसेस कि कोई बार बार एक बार ऑफेंस कर रहा है उसकी क्या पनिशमेंट होगी, मल्टीपल टाइम सेम तरह के अगर ऑफेंसेस को कोई कंडक्ट कर रहा है उसकी क्या यहाँ पर पनिशमेंट हो सकती है. एंड एनहांस पेनल्टीज जो कि डिफाइन की जाएंगी स्टेट लेवल अथॉरिटीज के द्वारा उसको भी यहाँ पर सामने रखा जा रहा है. तो पब्लिक कमेंटिंग के लिए इसको भी ओपन रखा गया है. देन एक्स टेल्स IT मिनिस्ट्री दैट इट इज इन कंप्लायंस विद इंडियन लॉ. तो अभी ये न्यूज़ जो है ना अब इसका प्रीडिसेसर न्यूज़ यही थी जहाँ पर इंडियन मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक केस की वजह से जो है सरकार की तरफ से जो मल्टीपल टाइम्स रिमाइंडर गए हैं एक्स को दैट इज ट्विटर को. ठीक है, एज अ कंपनी कि आप जो भी अब ग्रॉक है वो भी अब एक्स के अंडर यहाँ पर रजिस्टर्ड है. बट यहाँ पर ना एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि ग्रॉक का एक्चुअली में अब जो ओनरशिप लेवल है वो समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में फुली वो ग्रॉक जो है वो ट्विटर के अंदर फॉल कर रहा है नहीं कर रहा है, कि कौन कौन या ट्विटर एज अ सेपरेट कंपनी काम कर रहा है उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ग्रॉक के या इवन कि ट्विटर के द्वारा भी रिलीज नहीं की जा रही. ठीक है, कंपनी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. तो मल्टीपल रिमाइंडर्स यहाँ पर भेजे गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद जाकर उनका ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि दे आर इन कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस. एंड उसका उन्होंने ये रिप्लाई नहीं किया कि किस तरीके से वो अब कंप्लायंस के अंदर है, बस ये रिप्लाई किया कि जो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं एंड द पोस्ट विच आर बीइंग क्रिएटेड बाय ग्रॉक इसको शट डाउन कर दिया गया है. ठीक है, तो इस वजह से सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट वो और ज़्यादा यहाँ पर ना मतलब ऐसे फिशी सिचुएशन को देख रही है. तो अब वो बोल रहे हैं कि इलीगल तरीके से तो अब बहुत तरीके यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं कि आगे ये चीज़ इंडियन पब्लिक को एटलीस्ट हैम्पर ना करे, उनकी डिग्निटी को हैम्पर ना करे एंड कंप्लायंस हो सके हमारे यहाँ पे IT एक्ट की, वो इंश्योर करने का काम अब गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है. एंड टाइम एंड अगेन रिमाइंडर्स जो है वो एक्स को या ट्विटर को भेजे जा रहे हैं. देन EV रिटेल सेल्स रोज टू 16.37% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑन स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन. ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ EV यूनिट्स जो है वो रिटेल लेवल पे यहाँ पर बढ़े हैं, सेल बढ़ी है. और ये वही न्यूज़ है जिसके अकॉर्डिंगली बोला जा रहा है कि EVs को प्रमोट किया जा रहा है. GST के अंदर भी यहाँ पर कट देखने को मिला है. ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आपको यहाँ पर न्यूज़ पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है क्योंकि यहाँ पर 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स या इवन 4 व्हीलर्स की भी बात गई गई है. बस आपको सिर्फ इतना यहाँ पर पता होना चाहिए कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है कैलेंडर ईयर 2025 के अंदर देखने को मिली, क्योंकि अब लोगों के अंदर अडॉप्शन व्हेन इट कम्स टू EV, क्योंकि उसके ऊपर R&D बेटर हो रही है. पहले तो EVs को लेकर ऐसा था ना कि ब्लास्ट के केसेस काफ़ी सारे सामने आए थे बैटरीज के अंदर ओवर हीटिंग की वजह से. अब उसको अगर रिफाइन किया गया है तो लोगों के अंदर अडॉप्शन रेट भी बढ़ा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि थोड़ी बहुत महंगी है, बट सब्सिडी भी यहाँ पर सरकार दे रही है. तो प्रमोशन यहाँ पर देखने को मिल रही है सरकार की तरफ से. एंड फाइनली 16.37% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे EVs के अंदर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है. देन कार्बन इंटेंसिटी टाइड टू EVs ओवरऑल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. तो यहाँ पर क्या बोला गया है
ये बोला गया है कि हर एक सरकार यहाँ पर जाती है, और इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोली गई है, हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो सके, एंड इसी वजह से ईवीज की अडॉप्शन जो है उसका रेट भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ाई जा रही है, लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स भी बनाए जा रहे हैं। बट यहाँ पर ना मुद्दा यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर जीरो एमिशंस, कार्बन इंटेंसिटी इनकी उस टाइम पे तो नहीं है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है एक डिसाइसिव रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है इन डिटर्मिनिंग द ओवरऑल एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ ईवी। बट हमें ये नहीं पता कि इसके लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है, कि अब ईवीज की जब बैटरीज है इसको रीयूज कैसे किया जाएगा, ये सारे मेथड जो है अभी यूज करने या इवन आइडेंटिफाई किए जाने जरूरी है ना, अभी से ही। पहली चीज तो आपकी न्यूज ने ये बोली। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो छोटे व्हीकल्स है ना, जो छोटे पेलोड वाले व्हीकल्स हैं जिनको इतनी जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, तब तक तो ईवी सक्सेसफुली यहाँ पर काम भी कर रही है, अडॉप्शन भी अच्छे रेट पे हो रही है। यहाँ पे 4 व्हीकल्स जो है 4 व्हीलर्स तक की लेवल की उन्होंने बात की। बट उन्होंने बोला कि जब हाई करंट वाले व्हीकल, जिसमें हम ट्रक्स की बात कर रहे हैं, बसेस की बात कर रहे हैं, वहां पर ईवीज जो है ना थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि लॉन्गर टर्म में वो बैटरीज अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, उनकी अडॉप्शन रेट भी जनरली कम है, एंड इवन डीजल व्हीकल्स को जनरली, अब जो हैवी लोड पे लोड वाले व्हीकल्स हैं वो डीजल को ही जनरली यूज करते हैं, कि ये डीजल व्हीकल्स को इन द कमिंग ईयर रिप्लेस कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, इतनी ज़्यादा R&D इंडिया के पास होगी नहीं होगी, किस तरीके से इसकी अडॉप्शन होगी, तभी हम उसी के बेसिस पे फाइनली बता सकते हैं कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट इसके है भी या नहीं है, कि व्हाट इफ ईवी जो है फाइनली सक्सेसफुली ना हो पाए इन द लॉन्गर रन, ठीक है, कि इस तरीके से ड्यूरेबल हैवी जो व्हीकल्स है उसके केसेस में अगर ईवी सक्सेसफुली ना हो पाई तो इन द लॉन्गर रन जो हमारा कार्बन एमिशन का प्लान है वो फेल भी हो सकता है। ये चीज़ आपको बताई गई है। देन गोल्ड ड्रॉप्स एज ट्रेडर्स रीअसेस यूएस वेनेजुएला रिलेशंस। अब यूएस से और वेनेजुएला की वजह से फायदा किसको हो रहा है? ट्रेडर्स को हो रहा है, ठीक है, ट्रेडर्स को। क्यों? क्योंकि जो यूएस से अब जो डॉलर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो गोल्ड के प्राइसेस है वो कम हो गए, क्योंकि गोल्ड और आप डॉलर की बात करो या इवन करेंसीज की बात करो, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो एक्सचेंज है मार्केट के अंदर वो चलती है, क्योंकि गोल्ड एक सेफर एसेट है, ठीक है, करेंसी से यहाँ पर इसको इतना मैटर नहीं होता। तो इस वजह से गोल्ड की वैल्यू जो है वो जनरली अब बढ़ रही थी, क्योंकि यूएस जो है वो थोड़ा, जो यूएस का डॉलर है वो वीकर होता हुआ नजर आ रहा था, है ना। तो अब इस वजह से क्या है कि वेनेजुएला के साथ जब रिलेशन यहाँ पर ऐसे हुए, यूएसए ने थोड़ा सा पावर अपनी रीगेन की है, इवन की मार्केट की सिचुएशन भी उनकी थोड़ी सी बेटर हुई है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से कम हो गए, एंड यूएसए के जो डॉलर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत बढ़ गई है ना, तो उनकी जो मार्केट है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रही है। बट अगर आप देखो कि फ्यूचर्स के अंदर अगर आप देख रहे हो तो फरवरी मार्च के आसपास जो अब इन्वेस्टर्स हैं इवन की या जो ट्रेडर्स हैं वो अभी भी इतना ज़्यादा श्योर नहीं है कि डॉलर इतना सशक्त जितना अभी है उतना रहेगा, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि डॉलर अभी नीचे जाएगा, थोड़ा सा वीकर यहाँ पे पॉइंट उनका आएगा। तो फ्यूचर्स के केस में फरवरी के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है 0.5% का, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड यहाँ पर न्यूज है। देन इंडिया स्केल्ड 54.51 गीगावाट्स विंड एनर्जी कैपेसिटी इन 2025। कल हमने डिस्कस किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि हमने कितना ज़्यादा यहाँ पर सोलर एनर्जी को इनकलकेट किया है। अब विंड एनर्जी को लेकर इन्फॉर्मेशन आई है कि 6.34 गीगावाट्स ऑफ वर्थ विंड एनर्जी कैपेसिटी इंडिया ने 2025 के अंदर ऐड की है। टोटल कैपेसिटी कंट्री की कितनी होगी? 54.51 गीगावाट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो नोटेबल कैपेसिटी जो ऐड की गई 2025 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 85.4% हायर है दैन द कैपेसिटी एडेड इन द प्रीसीडिंग ईयर। तो 3.42 गीगावाट्स की वर्थ कैपेसिटी 2024 के अंदर थी, एंड इट हैज क्लोज्ड विद 48.16 गीगावाट विंड कैपेसिटी इन 2024। तो 2025 के अंदर वो बढ़ गई है, एंड 6.34 गीगावाट जो अब एनर्जी ऐड किया गया है इस साल। देन चाइनाज वॉर गेम्स टू अंडरमाइन ग्लोबल सपोर्ट फॉर आइलैंड ताइवान। ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट आई है अगेंस्ट चाइना कि चाइना इतना ज़्यादा भड़का हुआ क्यों है, क्योंकि ताइवान को लेकर अब जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने बोला कि जापान हो गया, इवन यूएसए हो गया, हम वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लोग हमारा प्लाइट देख रहे हैं, जो चाइना हमारे ऊपर हेजेमनी यहाँ पर जमाने की कोशिश करता है, बार बार ये बोलता है कि जो चाइना के अंडर ही ताइवान हमेशा से फॉल करता है, तो ऑटोनॉमस स्टेट जो है वो ताइवान कभी नहीं बन पाएगी, है ना। तो उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज अभी जो लेटेस्ट उन्होंने एक्सरसाइज कंक्लूड की है दैट इज जस्टिस मिशन 2025, जिसके अकॉर्डिंगली देयर वर चांसेस कि इवन एनेक्सेशन भी हो सकती है ना ताइवान की किसी भी टाइम पे, तो हाई अलर्ट पे थे वो सारा का सारा रीजन। तो ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट यही आई है कि वो इसी वजह से किया क्योंकि चाइना जो अपने इकोनॉमिक कंडीशन है ना एक्चुअली में वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, एंड ऑल टुगेदर जो अब पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट ताइवान को यहाँ पर मिल रहा है, चाइना उसमें कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती कराता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। जस्ट बिकॉज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी ट्रू, है ना। हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि इसका अब क्या मतलब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। Then SEBI bourses clearing corps working on net settlement plan to ease ETF price risk. ETF मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली में उसका जो अब आपके पास क्या है, कोई भी आप कमोडिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो उसकी एक्चुअली में जो फिजिकल
कमोडिटी के इक्विवेलेंट आपके पास अगर ETFs है यहाँ पर, है ना, मतलब कि फिजिकली कोई भी अगर कमोडिटी प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी है, उतनी ही वैल्यू का अगर आपने यहाँ पर कोई भी कमोडिटी को ऑनलाइन परचेज कर लिया या मार्केट के अंदर परचेज कर लिया, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ओनली। तो आप उसको ऑनलाइन या डिजिटली सेल कर सकते हो। जैसे डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ ETF ओनली, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि सेबी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब मार्केट के अंदर ना वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है व्हेन इट कम्स टू ETF का प्राइस। क्यों, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताई थी कि ETF के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये देखो कि फिजिकल अवेलेबिलिटी सिल्वर की लास्ट ईयर नहीं थी, है ना। तो अब क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। प्लस उसके बाद हमने एक न्यूज़ और भी डिस्कस की थी कि ETF के प्राइसेस को जनरली US की जो मार्केट है वो कंट्रोल करती है। तो उन्होंने क्या किया, सडनली गोल्ड के प्राइसेस को गिराने के चक्कर में जो मार्जिन है उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, सिल्वर के प्राइसेस के लिए, सॉरी, सिल्वर के प्राइसेस जो है उसको बढ़ा दिया था। मार्जिन जो पहले $22,000 हुआ करता था उसको सडनली यहाँ पर $25,000 कर दिया गया, जिस वजह से जो अब रिटेल लेवल पे जो अब लोग हैं जो कट टू कट यहाँ पे ट्रेडिंग किया करते थे, वो इसकी वजह से अब उनका क्या हुआ, उनकी तरफ से डिमांड जो है वो इस कमोडिटी की आने की बंद हो गई थी। इस वजह से जो प्राइस है वो सडनली बढ़कर गिर भी गया कमोडिटीज का, स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट। तो अब सेबी ने क्या किया, हमने बोला ये मार्जिन की वजह से जो कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, तो ये सप्लाई एंड डिमांड के अलावा भी आप देखो कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसी तो है ना। तो अब इससे क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है फॉर द पीपल दोज आर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। तो फिर उन्होंने बोला कि इंडियन मार्केट में सिंस सेबी हमारा मार्केट रेगुलेटर है, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये चीज बोली कि अभी का जो सिस्टम है ना, दैट डिपेंड्स कि जो कमोडिटी अगर किसी व्यक्ति ने होल्ड की है, अब इसको ध्यान से समझना कि ETF अगर किसी एक व्यक्ति के पास है, सपोज कीजिए कि 100 यूनिट्स ऑफ ETF ऑफ गोल्ड किसी व्यक्ति के पास है, ठीक है, एंड उसने 100 के 100 किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिए, ठीक है। तो अब सिंस जो सेटलमेंट सिस्टम है ना ETF का, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जैसे अगर आपने शेयर आज 100 शेयर खरीद लिए, आपने आज के आज ही इंट्राडे के बेसिस पे जो 100 शेयर्स है वो बेच दिए, तो जिस प्राइस पे आपने उसको बेचा है वो उसी प्राइस पे दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है। ऐसा ETF के केस में या कमोडिटीज के केसेस में स्पेसिफिकली नहीं होता है। तो दैट मीन्स कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेटलमेंट होती है। अब जिस टाइम पे आपने ये 100 ETF ऑफ गोल्ड बेचे किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप बेचोगे इस व्यक्ति को, ठीक है, या मल्टीपल 50-50 करके मल्टीपल लोगों को भी अगर आपने बेचे, अभी सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये व्यक्ति बेच रहा है, ये व्यक्ति खरीद रहा है। एग्जैक्ट अभी अमाउंट उसकी उस टाइम पे यहां पर डिसाइडेड नहीं होती है। दैट अमाउंट इज बीइंग डिसाइडेड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, जब मार्केट क्लोज होती है। तो अब इससे क्या होगा, किसी भी दोनों पार्टीज को आइदर प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस है। तो दैट मींस मेजर गैम्बल यहाँ पर इंक्लूडेड है ना। तो इससे हेरा फेरी तो मार्केट के अंदर हो सकती है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये मार्जिनल या मार्जिन लेवल जो है उसको भी चेंज कर दिया था। तो सेबी ने बोला इंडियन जो मार्केट में कमोडिटीज के अंदर स्पेसिफिकली एंड ETFs के अंदर डील करते हैं जो व्यक्ति, उनके लिए हम एक न्यू सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। वो न्यू सेटलमेंट सिस्टम या बेसिस क्या होगा, जैसे आप शेयर्स को यहाँ पर परचेज और बाय करते हो ना, सेम तरीके से उसको भी अप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब अगर 100 आपने ETFs खरीदे, उसी टाइम पे उसकी अगर आप उसको बेच भी रहे हो थोड़े टाइम बाद, सेम टाइम पे सेम तरीके से वहां पे सेटलमेंट हो जाएगी। मार्केट का प्राइस एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी न्यूज यहाँ पर कह रही है। सिंस ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफिकल्ट लिखी गई थी, तभी मैं चाह रही थी कि आपको सिंपल टर्म्स में बता दूं कि क्या ये आपकी न्यूज कह रही है। तो एक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर सेबी चाहता है बनाना, ताकि नुकसान किसी भी व्यक्ति का ना हो और एक कॉम्पिटेंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो मार्केट है वो ऑपरेट कर सके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ETFs। क्योंकि ETFs जो है अभी काफी ज्यादा जो प्रचलन में आ चुके हैं, ठीक है, जब से सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी। देन व्हाइट हाउस सेज ट्रम्प एक्टिवली डिस्कसिंग परचेज ऑफ ग्रीनलैंड। अब देखो, अब एक नॉर्थ अटलांटिक वाला रीजन आपके पास आ गया, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था नॉर्थ अटलांटिक के अंदर, कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन रीजन के अंदर फॉल नहीं करती है ना। उसके अंदर यूरोपियन नेशंस भी इंक्लूड हो रहे थे। एंड इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ओपिनियन है, थोड़ा सा आप भी अपना ओपिनियन इस पे दे सकते हो। माय ओपिनियन से इस कि वहां पे नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर हमारे पास जनरली नेटो नेशंस भी इंक्लूडेड है। एंड नेटो नेशंस को अब यहाँ पर थोड़ा सा अगेंस्ट होते हुए आप देख सकते हो USA के, थोड़ा सा कैसे, क्योंकि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन ऑल्सो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है या यूरोपियन नेशंस जो हैं वो यूक्रेन के केस में भी तो ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं USA के साथ, ठीक है। अब ग्रीनलैंड भी एक ऐसा मुद्दा है
जो कि अब यूएसए के लिए बोन ऑफ कंटेंशन बन सकता है, और उसमें भी नेटो एंड यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस है वो भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वेस्टर्न नेशंस के अंदर यूएसए वर्सेस द अदर वेस्टर्न नेशंस होने के चांसेस है। एक चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि अगर ग्रीनलैंड का रिलेटेड मुद्दा उठ गया, यूक्रेन से रिलेटेड मुद्दा उठ गया, तो यू हैव फाइनली आप ट्रंप की नाक में या इवन की यूएसए की नाक में दम कर रहे हो, है ना। तो अब ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी आप यूएसए के अगेंस्ट यहाँ पर खड़े हो उस टाइम पे, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यूएसए के बगैर नेटो की प्रेजेंस भी नहीं हो सकती, यूएसए के बगैर यूक्रेन की जो डील है वो भी ब्रोकर नहीं हो सकती रशिया के साथ, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो मेजर ट्रेडिंग रूट्स हैं वो भी यहाँ से निकल के जाएंगे, ग्रीनलैंड वाले रीजन में भी एंड इवन की नॉर्थ अटलांटिक वाले रीजन के अंदर भी, है ना। तो अब इस वजह से ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस यूएसए के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दे वांट टू इनडायरेक्टली, यानी कि यूएसए इनडायरेक्टली वांट्स कि जो अब बाकी यूरोपियन यूनियन एंड नेटो नेशंस है उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल रह सके। क्यों? क्योंकि ट्रेड रूट्स वहां के भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ द यूएसए डिप्लोमेसी इज वर्किंग एंड दैट इज माई ओपिनियन। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बस मैं अपना ओपिनियन आपको बता रही हूँ। कैन बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, है ना। तो अगर आपको लग रहा है ये सही चीज है तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यूएसए ने बोला कि डायरेक्टली पहली चीज तो उन्होंने नेगेट कर दिया कि वेनेजुएला के ऊपर जिस तरीके से एक्शन लिया गया वो उस तरीके से एक्शन नहीं लेने वाले, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड को हम बिल्कुल लॉफुल तरीके से यहाँ पर जो है काम करना चाहते हैं वहाँ पर, कि जितने रिसोर्सेज हैं हम उनको तो यूज चलो करेंगे ही करेंगे, प्लस हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट वो बन जाएगा। तो ग्रीनलैंड को हम यहाँ पर परचेज करने की बात कर रहे हैं, लीज पे होगा नहीं होगा वो नहीं पता है। टू विच ग्रीनलैंड के आप कह सकते हो कल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई थी ना कि हम किसी भी हालत में अपने सॉवरेन जो एरिया है उसको नहीं देंगे, वहां के जो लोगों की विल है दैट डिपेंड्स ऑन इट, है ना, कि हम इस तरीके से नहीं देंगे। एंड वहां पे आप अगेन देखो ग्रीनलैंड के मुद्दे पे वापस से जो यूरोपियन यूनियन है, नेटो नेशंस है, साथ देना उन्होंने शुरू कर दिया। ब्रिटेन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, आज भी आप देखो कि इवन की फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम दे जॉइंट हैंड विद मिस फ्रेडरिक्स, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर दी कि मिनरल रिच आइलैंड जो है इट बिलोंग्स टू इट्स पीपल। तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में। आपकी न्यूज यही कह रही है कि उनकी स्टेटमेंट बोला कि दे डिफेंडेड द सॉवरेनिटी ऑफ ग्रीनलैंड व्हिच इज सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ डेनमार्क एंड इज दस अ पार्ट ऑफ नेटो। तो वीकेंड की जो यूएस यहाँ पर वीकेंड की जो यूएस मिलिट्री एक्शन है वेनेजुएला के अंदर वो अब यहाँ पर यूरोप के अंदर थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन उन्होंने प्रेजेंट यहाँ पर दिखी है। बट अगर आप देखो कि ट्रम्प की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उनके ऑफिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, तो उन्होंने ये चीज़ को नेगेट किया कि इस तरीके से कोई भी यहाँ पर काम उनके साथ नहीं किया जाएगा। एंड यूएसए के जो लीडर्स है दे डिजायर टू टेक ओवर द आइलैंड जो कि गार्ड करेगा आर्कटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक अप्रोचेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर भी आप देखो नॉर्थ अटलांटिक रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है नेटो को भी काउंटर करने का, यूरोपियन यूनियन को काउंटर करने का, रशिया को काउंटर करने का, ट्रेडिंग रूट्स के लिए भी, एंड अपने आसपास की जो रीजन है उसके अंदर अपनी हेजिमनी दिखाने का। So this is how USA is operating right now. Then norms issued to compound minor drug violations. So अब क्या है कि कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की है। तो जितनी भी ड्रग मेकिंग कंपनीज है ना उसमें जो माइनर यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ड्रग उसको थोड़ा सा ईज आउट किया गया है, ठीक है। ईज आउट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनीज है अगर उनके ऊपर कोई भी कंप्लेंट या केस होती है तो अब पहले क्या होता था उसके लिए जेल हुआ करती थी, ठीक है। अब उसको रिप्लेस किया जाएगा बाय फाइन्स, ठीक है। तो फाइन देकर अगर उस कॉम्प्लिकेशन को फुलफिल किया जा सकता है तो उसको किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये नॉर्म्स को ईज आउट यहाँ पर सरकार ने किया है। देन 2026-2027 के फाउंडेशन बैचेस जो है वो अवेलेबल है फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के भी बैचेस जो हमारे पास प्रेजेंट है। पंजाब का मेंस का आपका बैच ऑन गोइंग है क्योंकि सिंस मार्च एंड अप्रैल के आसपास आप देखोगे कि पेपर यहाँ पर कंडक्ट हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूपी पीसीएस का एंड इवन बीपीएससी का भी फॉर 2026 बैचेस आर अवेलेबल। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप जो हमारी वेबसाइट को विजिट करते हो ना एंड इन केस अगर आपको थोड़ा सा और भी यहाँ पर चीज़ें चाहते हो कि आप लेक्चर्स नहीं देखना चाहते, नोट्स देखना चाहते हो तो आप हमारे ई बुक सेक्शन में भी जा सकते हो, ठीक है। वेबसाइट को जब आप विजिट करोगे तो ई बुक सेक्शन में आपको मल्टीपल ऐसी जो किताबें हैं वो मिल जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। वहाँ पे करंट अफेयर्स के इवन की बुक्स है वो भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। CUET अंडर ग्रेजुएट का अगर आपको कोई भी रिलेटिव पेपर देना चाहता है, उनको नहीं पता कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सॉल्व PYQs जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है वहाँ पर बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर भी विजिट करके एक बार देख सकते हो। यूपीएससी, स्टेट PSCs, करंट अफेयर्स, मल्टीपल ई बुक्स जो है इवन की CUET के लिए सब चीज़ें आपके
पास अवेलेबल यहाँ पर है, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो 2026 फाउंडेशन बैचेस यूपी पीसीएस के लिए भी अवेलेबल है। तो कोई भी लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास यहाँ पर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप उसको पूछ सकते हो। तो आपस में डिस्कस करके हम कोई एक निष्कर्ष या कोई एक सिंगल ओपिनियन पे आपका जो डाउट है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।